जय हिंद दोस्तों। आज हम यूनिट 2 यानी निबंध वाला जो यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, इसको रिवीजन के लिए पढ़ेंगे। और जिसने इन निबंधों को पूरा पढ़ लिया है उसी के लिए ये क्लास है। आपके लिए मैं केवल महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको पूरा निबंध पढ़कर नहीं सुनाया जाएगा। यहाँ पर निबंध में अक्सर जो तथ्य हमसे छूट जाते हैं या जिन पर ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन जो पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं, उन तथ्यों को आज हम इस क्लास में देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। मैंने वो शॉर्ट नोट्स बनाकर निबंध में से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो निकाले हैं। आज हम क्लास में उसी को पढ़ेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है, तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम निबंध कौन कौन से हमारे लिए सिलेबस में निबंध कौन कौन से इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों हमारे सिलेबस में 11 निबंध हैं। कितने? 11। कौन कौन से? एक तो है दिल्ली दरबार दर्पण और एक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये किसने लिखा है? भारतेंदु ने। ठीक। एक है प्रताप नारायण मिश्र का लिखा हुआ शिव मूर्ति। ठीक। अगला है शिव शंभु के चिट्ठे, किसका? बालकृष्ण भट्ट का। अगला है कविता क्या है, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र का है। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, यह कुबेरनाथ राय का है। और उठ जाग मुसाफिर, यह विवेकी राय का है। और संस्कृति और सौंदर्य, अंतिम कौन सा है? संस्कृति और सौंदर्य, किसका? नामवर सिंह का। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली दरबार दर्पण यह कब प्रकाशित हुआ था? 1877 में। ठीक, 1877 में। और अगला जो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, यह कब प्रकाशित हुआ था? 1884 में। शिव मूर्ति कब प्रकाशित हुआ? 1933 में। और इसका संकलन किसमें है? प्रताप पीयूष में। इसको आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न यहां से भी बनते हैं अक्सर, तो इनका संकलन याद रखना है। शिव शंभु के चिट्ठे 1905 में प्रकाशित हुआ। और कौन सी पत्रिका में निकला ये? पहली बार तो दोस्तों ये जमाना पत्रिका में निकला, फिर भारत मित्र पत्रिका में निकला, यानी 2 बार 2 पत्रिका में निकला है। फर्स्ट बार तो जमाना पत्रिका में, सेकंड बार भारत मित्र पत्रिका में। ठीक। अगला कविता क्या है, ये 1909 को प्रकाशित हुआ और किसमें संकलित है? चिंतामणि भाग 1 में। चिंतामणि भाग 1 में। और चिंतामणि भाग 1 में कौन से नंबर पर है? 11वें नंबर पर। 11वें नंबर का जो निबंध है इस संकलन में वो कौन सा है? कविता क्या है। और कौन सी पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका में। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला निबंध है दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं। प्रकाशित कब हुआ? 1951 में। 1951 में प्रकाशित हुआ। 1951 प्रकाशित हुआ और इसका संकलन कल्पलता में है। कौन से में संकलित है? कल्पलता निबंध का जो निबंध संग्रह है उसमें संकलित है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें टोटल कितने निबंध हैं? इसमें 20 निबंध हैं। ध्यान रखना है दोस्तों ये सब चीजें। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह कब प्रकाशित हुआ? 1974 को। ठीक। मजदूरी और प्रेम यह कब प्रकाशित हुआ? 1912 को। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास यह कब प्रकाशित हुआ? 1973 को। और संकलित किसमें है? विषाद योग में। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास किसमें संकलित है? विषाद योग में। मजदूरी और प्रेम कौन सी पत्रिका में निकला? सरस्वती पत्रिका में। ठीक। अगला जो निबंध है दोस्तों, उठ जाग मुसाफिर, यह कब प्रकाशित हुआ? 2012 में। और संकलित किसमें है? उठ जाग मुसाफिर नामक जो निबंध संग्रह है उसी में संकलित है। और इसमें कितने निबंध है? टोटल 10 निबंध है इस संग्रह में।
अगला जो निबंध है संस्कृति और सौंदर्य, ये कब प्रकाशित हुआ? यह हुआ 1982 में। और संकलित किसमें है? दूसरी परंपरा की खोज, इस निबंध संग्रह में संकलित है। इसमें 8 निबंध है टोटल, और संस्कृति और सौंदर्य 6वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? 6वें नंबर पर। तो दोस्तों ये हमने देख लिया सभी उपन्यास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। आगे बढ़ते हैं। आज हम दिल्ली दरबार दर्पण, ठीक, इस निबंध को समझेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक, देखते हैं दोस्तों। इस निबंध में भारतेंदु जी की अंग्रेजी शासन के प्रति भक्ति दिखाई देती है, उनकी प्रशंसा इसमें करते हैं। किसकी? अंग्रेजी शासन की प्रशंसा। ठीक, क्या है इस निबंध में? वायसराय लॉर्ड लिटन के प्रति, कौन वायसराय कौन है इसका ध्यान रखना है आपको। वायसराय कौन है? लॉर्ड लिटन और महारानी विक्टोरिया, इनके प्रति राजभक्ति दिखती है भारतेंदु। इनके प्रति कौन सी भक्ति रखते हैं? राजभक्ति। ठीक दोस्तों, इसमें क्या है इस निबंध में? इसमें महारानी विक्टोरिया भारत में राज रानी की पदवी ग्रहण करती हैं, उसी के ऊपर ये निबंध है। कौन सा पद ग्रहण करती हैं? राज राजेश्वरी। कौन सा पद ग्रहण कर रही है महारानी विक्टोरिया? राज राजेश्वरी। पेपर में प्रश्न बन सकता है, कौन से निबंध में या फिर दिल्ली दरबार दर्पण में महारानी विक्टोरिया ने कौन सा पद ग्रहण किया था? कौन सा? राज राजेश्वरी। ठीक, राज राजेश्वरी की पदवी ली थी। अगला जो जानकारी है, अगली जानकारी, 1 जनवरी को नगर से 5 मील दूर। दोस्तों इसको आपको इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नगर से कितनी दूर है? 5 मील दूर। 5 मील दूर कब? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को दरबार महोत्सव हुआ। 1 जनवरी को हुआ, नगर से 5 मील दूर हुआ। ठीक, 1 जनवरी 1801। इससे पहले भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। प्रश्न बन सकता है, दिल्ली दरबार दर्पण में जो राज रानी की पदवी महारानी ने ग्रहण की, उसके पहले भारत पर किसका शासन था? तो हमें लिखना है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसमें क्या हुआ था? राजराजेश्वरी की जब पदवी महारानी ने ली, तो एक बहुत बड़ा दरबार लगाया गया। कहां पर? दरबार कहां पर लगाया गया? नगर से 5 मील दूर बहुत बड़ा दरबार लगाया गया। वहां पर वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड लिटन, वो पधारे थे और भारत के 63 राजाओं को आमंत्रित किया था। कितने राजाओं को? 63 राजाओं को। तो पेपर में प्रश्न बन सकता है, दिल्ली दरबार दर्पण में कितने राजाओं का आमंत्रित किया था? 63 राजाओं को। ठीक, अगला जो तथ्य है, महारानी का घोषणा पत्र, यानी महारानी दरबार में उपस्थित नहीं हुई थी, उन्होंने केवल एक घोषणा पत्र भेजा था भारत वालों के लिए। घोषणा पत्र किसने पढ़ा? चीफ हेराल्ड ने। किसने पढ़ा? चीफ हेराल्ड ने। पेपर में प्रश्न बन जाएगा, महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? हमें लिखना है चीफ हेराल्ड ने। और कौन सी भाषा में पढ़ा था? अंग्रेजी में। इस प्रकार ये तथ्य हमें ध्यान में रखना है, पेपर में प्रश्न यहीं से बनते हैं। फिर जैसे ही चीफ हेराल्ड ने अंग्रेजी में पत्र पढ़कर सुनाया, उसके बाद में उर्दू में पत्र पढ़ा गया। और किसने पढ़ा? फॉरेन सेक्रेटरी, यानी विदेश सचिव ने। फॉरेन सेक्रेटरी ने घोषणा पत्र पढ़ा और उसके बाद में क्या हुआ? 101 तोपों की सलामी हुई। 101 तोपों की सलामी हुई। आगे देखते हैं। इस दरबार में दोस्तों बड़े राजाओं को एक रेशमी झंडा दिया गया। उपहार में क्या दिया गया? रेशमी झंडा, जिसमें पीतल का डंडा था। रेशमी झंडा किस पर था? पीतल के डंडे पर। और सोने का तमगा दिया गया। सोने का तमगा दिया गया। तो बड़े राजाओं को क्या दिया गया? रेशमी झंडा और सोने का तमगा। छोटे राजाओं को केवल सोने चांदी के तमगे मिले। तो छोटे राजाओं को क्या मिले? केवल सोने चांदी के तमगे।
केवल सोने चांदी के तमगे, बड़े राजाओं को रेशमी झंडा और सोने का तमगा। दोस्तों किलात खां, इस निबंध में यह महत्वपूर्ण पात्र है किलात खां। किलात खां को झंडा नहीं मिला, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। किलात खां को झंडा नहीं मिला। पेपर में प्रश्न बन सकता है कि दिल्ली दरबार दर्पण में कौन कौन से फैक्ट सही हैं। उसमें 3-4 फैक्ट दे देगा, उसमें से एक ये भी होगा किलात खां को झंडा मिला। ठीक, तो आप इसको गलत करके आना कि किलात खां को झंडा नहीं मिला था। ठीक, पर उन्हें 4,000 का हाथी, कितने हजार का? 4,000 का हाथी, कुल मिलाकर 25,000 रुपए की चीजें मिली। कितनी? पेपर में आया था दोस्तों, ये कब आया था? 2023 में जो जून वाला पेपर था उसमें ये इस पर प्रश्न बना था, किलात खां को कितने हजार की चीजें मिली थी दिल्ली दरबार दर्पण के निबंध में। तो इसमें 25,000 की चीजें मिली। टोटल कितनी? 25,000 की। ठीक, और उनके साथ में जो सरदार आए थे उन सरदारों को 10-10 हजार की चीजें मिली। ठीक, 10-10 हजार की चीजें मिली। खान साहब, किलात खां के बारे में दोस्तों निबंध में बताया गया है। किलात खां यानी खान साहब, इसका इसका मिजाज थोड़ा अलग था। मिजाज कैसा था? रूखापन बहुत है इनके मिजाज में, रूखापन बहुत है। एक बार इनसे मिलने क्या कौन आता है? प्रतिष्ठित बंगाली। तो इसको ध्यान में रखना है, किलात खां से मिलने कौन आते हैं? प्रतिष्ठित बंगाली। अब इसमें इसके इसके मिजाज के बारे में बताया गया है। किलात खां का मिजाज कैसा था? तो एक बार क्या होता है दोस्तों, इसके घर पे एक बंगाली इनसे मिलने आते हैं, और जब बंगाली से खां ने पूछा, किलात खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू, क्यों आए हो? तो बाबू साहब ने जवाब दिया, बंगाली ने जवाब दिया कि आपकी मुलाकात को आए हैं, किलात खां से कहा बंगाली बाबू ने। इस पर किलात खां बोला, ठीक है, आपने हमको देख लिया और हमने आपको देख लिया, अब जाइए। इस तरह दरवाजे से ही प्रतिष्ठित बंगाली बाबू साहब को लौटा दिया किलात खां ने। इस प्रकार का रवैया किलात खां का था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दरबार में एक महात्मा ने वायसराय से दिल्ली के बारे में कहा, यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, सब तीर्थों से बढ़कर है, जहां आप हमारे खुदा हैं। यहाँ खुदा से मतलब क्या है? वायसराय को कहा गया है यहाँ खुदा। ठीक, तो इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। आपको पेपर में प्रश्न दे सकता है, इस लाइन को दे देगा और बोल देगा कि यह लाइन कौन से निबंध से ली गई है। तो आपको ध्यान में रखना है, यह महत्वपूर्ण लाइन है। एक महात्मा ने वायसराय से दिल्ली के बारे में कहा, यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, यहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं। या खुदा से मतलब किससे? वायसराय से, लॉर्ड लिटन से। ठीक, निबंध दोस्तों, इस दरबार में एक नवाब लोहारू था। नवाब नवाब लोहारू। ठीक, नवाब लोहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। ठीक, तो दोस्तों इससे मतलब ये पता चलता है कि नवाब लोहारू की जो अंग्रेजी थी बहुत अजीब टाइप की थी, गड़बड़ थी। जब ये बोलते थे तो आसपास के बैठे हुए लोग इन पर हंसते थे या अंदर ही अंदर हंसते थे। इस तरह की अंग्रेजी बोलते थे, यानी ठीक ठीक अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। ठीक, नवाब लोहारू पंडित और कवि हैं। तो दिल्ली दरबार दर्पण में पंडित और कवि कौन है? नवाब लोहारू। ठीक, इसने इस दरबार के लिए अरबी और फारसी में पद्य ग्रंथ लिखा है। किसके लिए? यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों पेपर के हिसाब से, कि दिल्ली दरबार दर्पण के लिए अरबी और फारसी में पद्य ग्रंथ किसने लिखा था? नवाब लोहारू ने। ठीक, आगे आगे देखते हैं अगला तथ्य। वायसराय को कविता सुनना अच्छा लगता है। किसको? वायसराय को। तो दोस्तों पेपर में पूछ सकता है
वायसराय को कविता सुनना अच्छा लगता है या नहीं? तो आपको क्या करना है? अच्छा लगता है। आपको पता रहना चाहिए कि वायसराय को कविता सुनना अच्छा लगता है। अगला फैक्ट देखें दोस्तों, 29 तारीख को, कितनी तारीख को? 29 तारीख को सबके अंत में महारानी तंजौर, कौन? महारानी तंजौर वायसराय से मिलने आई, जो ताश का वस्त्र पहने थी। किसका वस्त्र पहने थी? ताश का वस्त्र। इनके पति राजा सखाराम हैं। किसके पति? महारानी तंजौर के। कौन है? राजा सखाराम। महारानी तंजौर के पति कौन है? राजा सखाराम। ये फैक्ट है दोस्तों, इस तरह आपको याद करना है, इस तरह रिवीजन करना है। और उनकी अनुवादक मिसेज फर्त हैं। किसके अनुवादक? महारानी तंजौर की। कौन है? मिसेज फर्त। अनुवादक कौन है? मिसेज फर्त, जिसे वायसराय ने मनभावनी अनुवादक कहा। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षा के दृश्य से। तो महारानी तंजौर जो कि ताश का वस्त्र पहन के आई हैं, इनके पति का नाम राजा सखाराम है और मिसेज फर्त इनके अनुवादक हैं, जिसे वायसराय ने मनभावनी अनुवादक कहा। आगे तथ्य देखते हैं। वायसराय से बातचीत में किसी सवाल के जवाब में महारानी तंजौर के मुंह से यस निकल गया। क्या निकल गया? यस। किस? महारानी कौन है? महारानी तंजौर। ठीक, महारानी तंजौर के मुंह से क्या निकल गया? यस। जिससे वायसराय को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, महारानी को अंग्रेजी भी आती है? तब उनकी अनुवादक, अनुवादक कौन थी? मिसेज फर्त ने कहा, बस 2-4 शब्द जानती हैं। बस 2-4 शब्द जानती है, यानी उनको अंग्रेजी नहीं आती। किसे? महारानी तंजौर को। बस 2-4 शब्द जानती हैं। तो पेपर में प्रश्न ऐसे भी प्रश्न में जब प्रश्न बनाएगा तो उसके ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन देता है और उनमें से हमें सही या गलत छांटने होते हैं। और एक ऑप्शन उसमें से ऐसे भी दे सकता है कि महारानी तंजौर को अच्छे से अंग्रेजी आती थी। तो दोस्तों यह गलत तथ्य हो जाएगा वहां पर, क्योंकि महारानी तंजौर को अंग्रेजी नहीं आती थी। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों अगला तथ्य। बेगम भूपाल बातचीत में चतुर हैं। यहाँ पर बेगम भूपाल का भी जिक्र किया गया है। बेगम भूपाल का, जो कि कैसी है? बातचीत में चतुर हैं, बात करने में चतुर हैं। ठीक, अगला तथ्य देखते हैं। वायसराय का चबूतरा षटकोण था। ये तथ्य भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। जिस पर वायसराय बैठा था वो चबूतरा कैसा था? षटकोण, यानी जहां पर दिल्ली दरबार दर्पण में जो दरबार लगा हुआ था वहां पर षटकोण चबूतरा बना हुआ था। किसका? किसका? वायसराय का। 1 2 3 4 5 6, ये कितने कोण हो गए? 6 कोण, यानी षटकोण चबूतरा बना हुआ था, जिसकी छत पर लाल रंग का कपड़ा चढ़ा था। कौन से रंग का कपड़ा चढ़ा था? लाल रंग का। इसकी छत पर कौन से रंग का कपड़ा चढ़ा था? लाल रंग का। यह चबूतरा बीच में था। और ये चबूतरा कहाँ था? बीच में। इसके आगे पीछे और भी चबूतरे हैं। वायसराय के ठीक सामने, जैसे मान लो वायसराय का मुंह इधर हो तो इसके ठीक सामने अर्धचंद्राकार चबूतरा था। कैसा? अर्धचंद्राकार चबूतरा। इसकी छत नीले रंग के साटन की थी। किसकी? इस अर्ध चंद्राकार चबूतरे की छत, किसके? छत नीले रंग के साटन की थी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि वायसराय के सामने, जस्ट सामने जो चबूतरा था उसकी छत कैसी थी? नीले रंग के साटन की। ठीक, इस पर 63 शासन अधिकारी बैठे हुए थे। जो 63 राजा उन्होंने आमंत्रित करके बुलाए थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे अर्धचंद्राकार चबूतरे पर। ठीक, यहाँ पर 63 राजा बैठे हुए थे और यहाँ बैठे हुए थे वायसराय। इनके सामने बैठे थे 63 राजा अर्धचंद्राकार चबूतरे पर। ठीक, वायसराय के चबूतरे के पीछे, यानी इधर, पीछे यानी इधर, धनुष खंड आकार के चबूतरों की श्रेणी थी। यानी
बहुत सारे चबूतरे पीछे, धनुष खंड आकार के बहुत सारे चबूतरे बने हुए थे पीछे यहाँ पर। ठीक, श्रेणियां बनी हुई थी यहाँ धनुष खंड आकार की। और अगला तथ्य है, वायसराय दरबार में 12 बजे आता है। वायसराय यानी दरबार की इस तरह व्यवस्था जम गई थी। अब वायसराय कितने बजे आया दरबार में? वायसराय कितने बजे आया दरबार में? वायसराय अपनी बग्गी से 12 बजे आया दरबार में। यहां से उतरता है रास्ते में, यहाँ पर वो बिछी हुई है। ठीक, यहां से चढ़ता है यहाँ इसके चबूतरे पर। तो वायसराय कितने बजे आया दरबार में? 12 बजे। ठीक, वायसराय कितने बजे आया दरबार में? 12 बजे। अगला तथ्य देखते हैं दोस्तों, और भी तथ्य हैं इसमें अभी। गॉड सेव द क्वीन, क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इस निबंध में। ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें, इसका अर्थ है ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखें। और ये क्या है? नेशनल एंथम था उस समय का। उस समय का अंग्रेजों का नेशनल एंथम क्या था? गॉड सेव द क्वीन। ठीक, भारतीय रीति में वायसराय द्वारा लोगों को सलामी देने से पायोनियर अंग्रेजी पत्रकारों को बुरा लगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। वायसराय ने क्या किया? भारतीय रीति में झुक झुक कर जो वहां पर आमंत्रित राजा आए थे उनको प्रणाम किया, जिससे क्या हुआ? वायसराय के देश के जो पत्रकार थे उनको बुरा लगा कि हमारे राजा इस तरह इनके तुच्छ राजाओं के सामने क्यों झुक रहे हैं। इस तरह पायोनियर अंग्रेजी पत्रकारों को बुरा लगा। ठीक, ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, इसका भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर, महारानी ने एक नया पद बनाया भारत में, जिसका नाम क्या था? ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। अगला फैक्ट है, स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पद का वर्णन, यानी इसमें इन दो पद का जिक्र भी किया गया है दोस्तों। अगला फैक्ट है, यानी दरबार में 63 बड़े राजा थे। ठीक, दरबार में 63 बड़े राजा थे। 3000 अन्य अतिथि थे जो पीछे बैठे थे। कहां पर? धनुष खंड आकार के चबूतरों की श्रेणी में। ठीक, 15,000 फौज थी वहां पर और 2 लाख दर्शक थे। तो ये दरबार महोत्सव में 63 तो बड़े राजा आए, 3000 अन्य अतिथि आए, 15,000 की फौज थी और 2 लाख दर्शक थे। इतना बड़ा दरबार सजा था दिल्ली दरबार दर्पण, उस पे भारतेंदु जी ने निबंध लिखा था। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले निबंध के साथ। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज कर दो और मैं आपको जिससे नेट जेआरएफ ग्रुप में जोड़ दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ग्रुप की, वहां पर आप उस लिंक पे जाइए और उस पर क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो जाओ, ताकि आपको हर क्लास की अपडेट तुरंत मिले। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करो, उससे जुड़ जाओ, पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। शेयर करना, जो बच्चा नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है उस तक इसको पहुंचाओ। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।